तो मेरा दौर बड़ा नाटकीय था। फिल्म कौन सा देखा आपने? हमने राजेश खन्ना जी की पहली फिल्म देखी थी, वो फिल्म थी ये राजेश खन्ना का अंदाज, वो स्टाइल, बेल बॉटम क्या होता है, और तो नहीं, वो सिनेमा में हमने देखा है। तो लोग मुझे पागलों को समझते थे, बाबूजी कहते थे साला ये जोकर मजाकिया कहाँ से आ गया, चस्का लगा सिनेमा का। तो मैं काश हम ऐसे होते, राजेश खन्ना जैसे होते। फिल्म देख के निकले तो राजेश खन्ना सवार हैं। आज के सिनेमा में वो बात नहीं है जो सपनों की दुनिया में ले जाती है। जिस समय हर दिल नौजवान जो होता था वो एक फिल्में देखता था तो उनके दिमाग में, उनके जहन में ये सवाल आती थी कि काश मैं भी एक्टर बन जाता, मैं भी हीरो बन जाता, और उस हीरो की कल्पना लेकर के वो बम्बई के सपने देखने लगता था। वही सपना देखते हुए हमारे आज के मेहमान हैं विजय महादेव गोस्वामी जी का स्वागत है हमारे डीजी मैक टेलीफिल्म पे। नमस्कार गोस्वामी जी। नमस्कार। आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। फिल्मों का नाता किस तरह जुड़ा आपके जहन में? ये एक बचपन का शौक़ था, जुनून था बस, और ये जुनून मुझे बम्बई लेके गया और आज तक टिका हुआ हूँ। 30 साल के संघर्ष के बाद भी। तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर पड़े, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। तो ये ठीक है, आंधियाँ आती रही, बहती रही और हमें तोड़ती रही, लेकिन संघर्ष जारी रहा और आज भी संघर्ष है। चलिए, एक शब्द आपने कहा औकात। तो ये बताइए कि जब हम भी देखे हैं कि जब हम लोग जवान हो रहे थे तो उस समय हम लोगों की क्या औकात थी गार्जियन के सामने में, उस चीज़ की बात करें आप। हमारे पिताजी तो जानते हैं, वो संस्कृत के विद्वान थे और वो चुटिया उटिया अपना महंत जी थे और हमारा मठाधीश थे। तो फिल्मों के बारे में सुना, उन्होंने कहा कि अरे भाई ये क्या है, इसको बीमारी लग गई यार। अच्छा, ये बीमारी की पहली शुरुआत कहाँ से, पहली फिल्म कौन सा देखा आपने? हमने राजेश खन्ना जी की पहली फिल्म देखी थी, वो फिल्म थी दुश्मन, और उसमें देखो देखो भाई स्कोप देखो तो अच्छा। वो देखा, और क्या कहते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती, और राजेश खन्ना का अंदाज, वो स्टाइल, पट्टी बांधना, पैंट यहाँ तक चढ़ा के राजेश खन्ना पहनते थे, ऊपर तक चढ़ा के। तो मैं कुछ दिन कॉलेज में जाता था तो ऐसे पैंट करके जाता था। सॉरी, कॉलेज का ज़माना नहीं था, स्कूल का ज़माना था वो। नहीं, उस समय तो पैंट नहीं होता था, बेल बॉटम हुआ करता था। तो बेल बॉटम पे भी कुछ चर्चा कर लें कि बेल बॉटम पहले सिली कैसे गई थी। छोटा सा शहर था, अपने गांव के ताज मोहम्मद भाई थे, तो उनको बोला बेल बॉटम सील दीजिए हमारे लिए, तो चकरा गए, भैया ये बेल बॉटम क्या होता है, और तो नहीं, वो सिनेमा में हमने देखा है। तो ऐसा है तो ठीक है, वो फोटो एक लेके आइएगा। तो मैं फोटो ले आया जाके ताज मोहम्मद साहब को नहीं, ये बेल बॉटम जो है अमिताभ बच्चन की बेल बॉटम थी कि राजेश खन्ना साहब की बेल नहीं, बॉटम? राजेश खन्ना उस फिल्म में बेल बॉटम तो नहीं था, वो जो दौर था 72 का था, और ये फिल्म मैंने देखी थी 75 के आसपास, करीब शोले आई थी उसके थोड़ा सा पहले देखी थी ये फिल्म। तो वो ये टाइट पैंट थी उनकी और उसको चढ़ा के वो पहनते थे, और यहाँ पे एक किसी ने लाठी मारा था तो यहाँ पे पट्टी बांध दी थी राजेश खन्ना ने, तो हम पट्टी भी बांध देते थे और निकलते थे अच्छा। राजेश खन्ना के अंदाज में। तो लोग मुझे पागलों को समझते थे, बाबूजी कहते थे साला ये जोकर मजाकिया कहाँ से आ गया इस घर में। वो लोग देखे नहीं थे उस पीरियड में, कोई चीज़ जानते नहीं थे। जी, इतनी कम्युनिकेशन तो थी नहीं। तो वो फिल्म अपने डुमरिया, मेरा गांव है, डुमरिया से मैं तमकुही रोड जाके वो फिल्म देखा था। किस सिनेमा हॉल में देखा था? ये मैं संगीत टाकीज है एक तमकुही रोड में, उस टाकीज में ये फिल्म देखी थी। अच्छा, ये बताइए कि जो टिकट कटाने गए थे तो क्या उत्सुकता रही होगी कि भाई पहले टिकट तो मिले? उस समय टिकट कटाना भी बहुत मुश्किल काम हुआ करती थी। नहीं, उस वक्त तो ये फिल्म माँ बाप के साथ देखी थी, लेकिन हाँ उसके बाद जब चस्का लगा सिनेमा का तो मैं पहला दिन पहला शो, हाँ बस वो देखना है और देख के आना है। तो सबसे पहले लोगों को फिल्म की स्टोरी बतानी है। अब लोग बैठ के, 4 लड़के बैठ के सुनने लगते थे, अच्छा ये हुआ तो अच्छा ये हुआ तो कितना पिटाई गया, हमारा भीषुम तो वो हुआ, सुना के मस्त कर देते थे और लोगों को भेज देते थे सिनेमा देखने के लिए। अच्छा। तो मेरा दौर बड़ा नाटकीय था, और घर में आके ड्रामे करना, जो मतलब एक, जब थिएटर से मैं निकलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि
राजेश खन्ना अच्छा, सवार उस समय आपकी उम्र कितनी होगी जब यही कोई 12 साल 10 साल 12 साल अच्छा, वो टीन एज शुरुआती थी। हाँ वो। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जब सिनेमा हॉल, आज के सिनेमा में वो बात नहीं है जो सपनों की दुनिया में ले जाता है, जी तो वो सिनेमा जो बनाया जाता था एक सपनों की दुनिया में जाता जी, था। जी। काश हम ऐसे होते, राजेश खन्ना जैसे होते, उनकी तरह बाल निकालते, और जब हम चलते थे ना तो पूरी तरह जब फिल्म देख के निकले तो राजेश खन्ना सवार हैं अपने ऊपर, होशी अंदाज में बात कर रहे हैं, बाबू मशाई तो अंदाज था अपना, और एक पागलपन था सर। वो पागलपन शायद आज के पीढ़ी में मैं देखता हूँ लोग काम करते हैं, लेकिन वो पागलपन नहीं है जो पागलपन हम लोगों को था। तो पागलपन का ये दौरा कैसे सिनेमा के लिए प्रेरित करने लगा, कैसे मचलने लगा अंदर से बाद कि काश में- मैं भी इस दुनिया में जाता। बाद में मैं अपनी शीशे में शक्ल देखता था तो मुझे अपने से अच्छा कोई लगने लगता नहीं था। ये एकदम हकीकत है, दिल की बात कह रहा हूँ मैं आपके पॉडकास्ट में, कि उस वक्त मुझे लगता था साला ये चेहरा तो स्टार बनने वाला है। शक्ल अच्छी थी, लोग तारीफ करते थे, तो मैंने सोच लिया था मुझे हीरो बनना है। अब कैसे बनना है, क्या करना है, ये मुझे नहीं पता था। इतना पता था कि बस बहुत लोग कहते थे कि बर्बाद हो जाओगे, चौपट हो जाओगे, तुम किसी काम के नहीं रहोगे, और महंत जी आपके बेटे को जो ये रोग लगाया ना, ये आपको भी बर्बाद करेगा, इसको भी बर्बाद करेगा, ये सब सुनता था। आउटपुट गांव से और अगल बगल से आउटपुट आने लगी थी। रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा मिलता था कि बस ये गया काम से, कहानी खत्म है इसकी। लेकिन वो जुनून था, वो बम्बई जाके अच्छा, ही, ये इन्फॉर्मेशन कौन देता था कि फिल्में बम्बई ही बनती है? घर ही के लोग बता देते थे बम्बई अच्छा। जाना पड़ेगा इसके लिए, पूना इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पूना इंस्टीट्यूट, उस वक्त शायद ये आखिरी दौर था ये मिथुन चक्रवर्ती, शक्ति कपूर साहब का, 77 में पूना इंस्टीट्यूट FTI बंद हो चुका था, सिर्फ डायरेक्शन का कोर्स होता था। तो मैंने कोशिश की कि मैं पूना में चला जाऊँ, एक्टिंग सीख के तब फिल्म में ज्वाइन करूँ, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। घर से अकेले निकले थे या कोई और था, नहीं, मैं या किसी के साथ गए थे? नहीं, घर से तो मैं अकेले निकला था। उस वक्त मेरी उम्र कोई यही 21 साल रही होगी वो, और बाबूजी को भी बहुत डर था, तो उन्होंने एक चिट्ठी, एक मित्र थे उनके बॉम्बे में, तो उनके घर जाने की बात कह दी हो कि भाई जाना, ये चिट्ठी देना, वो अपने घर रख लेंगे। बस ऐसा करके मैं बॉम्बे निकल गया। तो वो BT स्टेशन पे उतरा था, विक्टोरिया टर्मिनस पे, तो स्टेशन और बिल्डिंग वगैरह देख के मैं डर गया था कि ये तो हॉलीवुड क्या है, अमेरिका टाइप का शहर है यार ये। नहीं, तो अमेरिका वगैरह तो आपने देखा नहीं, तो मैगजीन वगैरह आती थी उस समय। हाँ, तो वही सब देखा था मैंने, वो मतलब वो चर्च वाली स्टाइल में बस सारी चीज़ें थी, तो वो सब देख के मैं हैरान था। मैं देखा, डर गया। कुछ गांव का आदमी गया था और अटैची रखा, और अटैची अब लग रहा था कि अब गुम हो जाऊंगा। परफेक्ट बात है। मुझे लगा कि मैं गुम हो जाऊंगा, और मैं जाके अटैची पे बैठ गया अपने, और उस पर सोचने लगा कि बेटा वापस हो जाना चाहिए। लेकिन वापस होने के लिए इतने पैसे थे नहीं उस वक्त। नहीं, पैसे की बात अलग है, फिर भी उसके लिए सोचना पड़ा कि कैसे हम जाएंगे हाँ, वापस। वो भी थे, और पूरी तरह से बाबूजी ने बात कर ली थी कि भैया जाइएगा, आपका खाना पीना ये सब चीज़ें फ्री रहेंगी, आप आराम से रहिएगा, और जब पैसे की कमी होगी तो थोड़ा बहुत डाल देंगे हम, ऐसा था। तो मैंने किसी को बताया, एड्रेस दिखलाया कि भैया इस एड्रेस पे मुझे जाना है, ये कहाँ है यहाँ पे? कहीं यहाँ पे नहीं है, आपको मलाड जाना पड़ेगा, उसके लिए एक और ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। फिर लोकल ट्रेन पकड़ के मैं मलाड पहुंचा। मलाड में मारवे रोड, और मारवे रोड पे राहुल बिल्डिंग। अब ये भी मुझे बताना नहीं आया कि मारवे रोड, बोला कि भाई ये राहुल बिल्डिंग मारवे रोड पे है। तो किसी ने बताया ठीक है, इस बस में बैठ जाइए, मारवे रोड जाएगी। तो मैं अटैची लेके बस में बैठ गया। ऑटो में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना दिमाग में था कि पैसा ज़्यादा लगेगा। तो मैं बस में बैठ गया, वो बस सीधे गई और समंदर के किनारे पहुंच गई। मैं बस में उतरा, मैंने कहा यार, अच्छा, मतलब बीच में उतरना था, आप लास्ट स्टॉपेज चले गए। मैंने सोचा कि मारवे रोड जाना है, और मारवे रोड कहा कि बस में जाएगी, और सीधे मैं समंदर के किनारे पहुंच गया। तो वो कौन सी जगह पहुंची वो थी? मडाई लैंड थी। अच्छा, मडाई लैंड। मडाई लैंड थी। मैं अटैची लेकर उतरा, चारों तरफ समंदर, यार राहुल बिल्डिंग किधर है? हाँ, तो किसी से फिर पूछा? किसी से फिर पूछा, हाँ, तो कोई मराठी थे, मैं उनका धन्यवाद ही करूंगा। उन्होंने कहा कि देखिए, ये मारवे रोड मलाड स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पे है, बस आपको मैं बिठा दे रहा हूँ बस के ड्राइवर के पास, और उस बस से जाइए आप, और वो आपको राहुल बिल्डिंग के सामने उतार देगा।
ये मतलब हेल्प मिली। हाँ, तो मैं राहुल बिल्डिंग के सामने गया। तो सबसे पहले अब कदम पड़ती है मलाड और फिल्मी दुनिया के हाँ। परिधि में, ठीक। तो परिधि में जाने के बाद जो आपके जानने वाले थे वहाँ पहुँचे। अब ये संघर्ष कैसे करना था उसके विषय में बताएं कि कौन संघर्ष करने के लिए प्रेरित करा कि कहाँ कहाँ जाना है, किसे मिलना है, क्या करना है, उसके विषय में कौन मतलब इन्फॉर्मेशन देने लगा कि एड्रेस कहाँ पे है? ये सब मैं कुछ जानता नहीं था, लेकिन रात को जो बाबूजी के जानने वाले मित्र थे वो आए, तो मैं इनको झूठ बोल दिया कि भैया, क्योंकि मुझे लगा उनके तेवर से, बातचीत के अंदाज से लगा कि मतलब इनके साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मेरी बन नहीं पाएगी। तो मैंने सिनेमा के बात ही नहीं की। तो मैंने कहा कि अंकल मैं घूमने आया हूँ, तो ठीक है, आप मेरा एक और फ्लैट है मलाड में ही, वृंदावन अपार्टमेंट, वहाँ चले जाइए, वहाँ रहिए आप आराम से, वहाँ नौकर है, खाना बनाएगा, खिलाएगा, आप मस्त रहिएगा एकदम। तो मैं वहाँ से निकल के वृंदावन अपार्टमेंट चला गया। वहाँ पे एक US तिवारी करके थे जो फिल्मों में इंटरेस्ट रखते थे। तो वो उस ज़माने में BR चोपड़ा की एक फिल्म आई थी किराएदार, जिसमें राज बब्बर थे, स्मिता पाटिल जी भी थी। तो उस फिल्म में एक छोटा सा रोल किए थे, तो वो मुझे मिल गए। मुझे लगा कि मेरे गुरुजी मिल गए। मुझे ऐसा लगा कि साला अरे क्या बात है, मैं पहुंच गया। अच्छा, वो फिल्मों की बात करने लगे तो आपको लगा कि आगे रास्ता ये दिखाएंगे। नहीं, मेरा दिल डॉल जो था ना वो हीरो वाला था। तो वो भाई लंबाई तो है ही है, कलर भी है, तो वो समझ गए थे कि ये आया हुआ है हीरो बनने के लिए। तो मेरे थोड़ा गोली दे दिए कि अरे आया नौकरी वोकरी क्या करने आया हो यहाँ पे, हीरो बनो। मैंने कहा सर वही करने तो आया। अंदर की जो जिज्ञासा है वो निकल लगी। तो मैंने कहा यहाँ मिला कैसे जाए? तो यहाँ पास ही में फिल्मिस्तान स्टूडियो है, वहाँ शूटिंग वगैरह होती रहती है, जाओ देखो वहाँ मिलो बोलो कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, स्टूडियो में कैसे जाया जाए? और तो आपको आर्टिस्ट एसोसिएशन का कार्ड बनवाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन मैं चला गया स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो चला गया। मैं घुसने की तैयारी कर रहा था तो वॉचमैन ने रोक लिया, भैया क्या करने जा रहे हो, क्या काम है? और मैंने कहा अंदर जा रहे हैं शूटिंग देखने। तो ठीक है शूटिंग देखने, कोई जानता है आपको? मैंने कहा जी कोई जानता तो नहीं। तो फिर उसने कहा कि नहीं फिर आपको अंदर नहीं जाने देंगे। फिर मैं उसके सामने एक पान वाला था, पान की दुकान पे खड़ा हो गया, स्टूडियो देख रहा हूँ और बड़ा अच्छा सा निहारे जा रहा हूँ, कल्पना किए जा रहा हूँ, देख रहा हूँ स्टूडियो। फिर देखा कुछ गाड़ियाँ आ रही थी और जा रही थी। तो अब शातिर दिमाग तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात सूझी। मैं भी गया कुछ देर पैदल और एक टैक्सी ली और मैंने टैक्सी वाले को बोला कि मुझे फिल्मिस्तान स्टूडियो जाना है। दिमाग लगाया। तो भाई पैदल तो वो अंदर जाने नहीं देगा। हाँ, बस मैंने ये देख लिया था टैक्सी वाले को ये घुसने दे रहा है। तो मैं फिल्मिस्तान थोड़ा मलाड से मतलब 1 किलोमीटर पैदल चला गया। मुझे लगा कि टैक्सी वाला भी मुझे लाए तो उसको लगे कि कहीं ले जा रहे हैं। 1 किलोमीटर तक गया और बैठ गया टैक्सी में। और उसने कहा फिल्मिस्तान स्टूडियो जाना है, मेरा शूट है। कहा ठीक है आइए चलिए, मीटर डाउन किया, ले गया और टैक्सी मेरी अंदर चली गई फिल्मिस्तान स्टूडियो में। तो अब वहाँ जाने के बाद टैक्सी से उतरते हैं, उसको पेमेंट देते हैं, फिर क्या करते हैं? तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि वो जीन्स पहने और जैकेट पहने संजय दत्त जैसा आदमी आ रहा है। तो संजय दत्त तो उस समय फिल्मों में आ चुके? हाँ आ चुके थे। संजय दत्त मेरे ख्याल से 82 में आए थे फिल्मों में, उसकी रॉकी रिलीज हुई थी। तो संजय दत्त आ रहे थे। मैंने कहा अरे यार ये तो संजय दत्त दिख रहा है यार, क्या था? फिर उन्होंने आवाज दिया ए गुल्लू इधर आ। तो मैंने देखा सामने से एक आदमी आ रहा है, कौन है? तो अरे गुलशन ग्रोवर है। मैं देख के बड़ा हैरान था। फिर एक लड़की जानी पहचानी आ रही थी, मैंने सोचा ये लड़की कौन है? तो पैर से सोचते जब करीब आई तो मैंने देखा ये तो मीनाक्षी शेषाद्री है, जिनकी पेंटर बाबू आ चुकी थी। तो ये 3 लोगों को मैंने देखा, बड़ी खुशी हुई। तो नहीं तो वहाँ पे कोई जब वहाँ पे थे तो ये नहीं कहा कि तुम किसके तरफ से आए हो, क्या है? ना वो बाहर ही स्टूडियो के, मतलब फिल्मिस्तान स्टूडियो में अब आप आज भी चले जाइए तो वो सेट के बाहर निकल के घूमते फिरते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। वो मतलब सेट से बाहर आके अंदर सेट के अंदर जहाँ शूट हो रहा था वहाँ मैं नहीं गया था, वो बाहर ही निकले थे। मतलब वो जो सेट था उधर नहीं गए, उसके अलावा जो पार्क वगैरह हाँ बस वहाँ चेयर लगी हुई थी, वहाँ लोग बैठे। तो बस देखने का मौका मिला। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात है, फिर वहाँ से मैं चला, थोड़ी देर बोर होने के बाद चला। मैंने किसी से पूछा यहाँ कैंटीन वैंटीन है? तो कहा कि अंदर एक कैंटीन है, वहाँ चाय वो मिलती है, कुछ ऑमलेट वगैरह सब जो खा। मैंने कहा ठीक है चलते हैं उधर। मैंने देखा एक आदमी आ रहा है उधर से, तो मैं देखने लगा। मैंने कहा ये आदमी जाना पहचाना है। जब वो आदमी एकदम मेरे आस पास गुजरा तो मेरे मुंह से निकला प्रेम चोपड़ा।
तो प्रेम चोपड़ा देखे ऐसे करे अच्छा और ऐसे आ रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ अरे प्रेम चोपड़ा प्रेम चोपड़ा हैरान हो गया, ऐसे हंसते देखे जा रहे हैं। मैंने कहा प्रेम चोपड़ा को देखा, फिर मनोज कुमार साहब को देखा। तो मनोज कुमार साहब की उस वक्त फिल्म आ रही थी क्रांति, उस समय शायद रिलीज हुई। नहीं वो फिल्म थी, कर रहे थे कलयुग और रामायण। कल वो तो बात की बात है। कलयुग और रामायण की शूटिंग हो रही थी, उसमें ओम प्रकाश जी को मैंने देखा, बिंदु जी को देखा, और सब लोग उस वक्त मतलब एक पूरा पैकेज था उस स्टूडियो में घुस जाने का, मतलब किसी को भी देख सकते हैं। थोड़ी दूर गया तो देख रहा हूँ कि एक लंबा सा आदमी वो आया है, पुलिस की वर्दी में है। मैंने कहा ये कौन होगा यार, ये तो मेरा जाना पहचाना है। थोड़ा सा पास गया तो मैंने देखा कि श्री अमिताभ बच्चन जी हैं, सुरमा भोपाली की शूटिंग हो रही है। अच्छा। और कैप लगाए वो गेस्ट अपीयरेंस कर रहे थे उस फिल्म में। तो इन सबको देखने का मौका मिला, चाय पिया, फिर अपने घर आया। मुझे ये पहला दिन था। फिर अगले दिन नटराज स्टूडियो में गया। अच्छा, मतलब वो आपका जो स्टाइल था अंदर घुसने का, वो आपने अडॉप्ट कर लिया? अडॉप्ट कर लिया था वो। मैं जब भी जाता था कि मतलब स्टेटस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए? ना। मतलब सलामी बंदूक से ही होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया आप कहाँ जाऊँ, तो उन्होंने कहा कि नटराज स्टूडियो भी जा सकते हो, घूम सकते हो। वहाँ गुरुदत्त साहब की ऑफिस, रामानंद सागर साहब की ऑफिस है, एफसी मेहरा की ऑफिस है, ये आपके नासिर हुसैन साहब की ऑफिस है। मतलब पूरी जितने बड़े बड़े टॉप लोग थे उस वक्त नटराज स्टूडियो में इनकी ऑफिस होती थी। हाँ, और मेरे जानने वाले, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बता दूं कि उस दौर में जिन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा, ये मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी उनको, क्योंकि उन्होंने ये सब देखा होगा। अब तो वहाँ माहौल बन चुका है। नहीं, एक चीज़ और पूछना था कि उस पीरियड में क्या जो आपका पहले जो रनिंग कर रहे थे हर स्टूडियो उस समय कोई दोस्त बना कि नहीं? हाँ, मेरे बने ना, दोस्त बने थे हमारे। अपने जानने वाले शहर के ही थे, विनोद तिवारी जी थे। उस वक्त तो वो बॉम्बे में ही थे, उनसे मिला तो नहीं था, लेकिन वो जानने वाले थे। हालांकि मैं पूछता था उनसे उनके बारे में। अच्छा, वो विनोद तिवारी जी जो भोजपुरी फिल्मों में काम हाँ, भोजपुरी की फिल्में की हैं उन्होंने, विलेन वगैरह करते थे वो। तो उनसे मेरा थोड़ा बहुत परिचय था। तो वो बताते भी थे। और उन्होंने दिलीप बोस, उस ज़माने में भोजपुरी के, हाँ, भोजपुरी के बहुत बड़े डायरेक्टर होते थे। दिलीप बोस जी से उन्होंने मिलवाया भी था। दिलीप बोस जी ने आश्वासन भी दिया था कि ठीक है, एक्टिंग वैक्टिंग जानते हो तो करो। फिर किसी ने बताया कि आप राजश्री में जाओ, राजश्री में नए नए लोगों को काम मिलता है। फिर कैसे कैसे करते करते मैं भावना बिल्डिंग में पहुंचा। वहाँ गुप्ता जी बैठते हैं। गुप्ता जी अभी मैं कुछ दिन पहले भी गया था, उनको बातें याद दिलाई थी मैंने। हालांकि राजश्री की बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, हम आपके हैं कौन, क्या क्या फिल्में, गीत गाता चलो, उस वक्त ज़माने में दोस्ती पिक्चर, दोस्ती भी उन्होंने बनाई, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। और वाकई में गुप्ता जी के पास मैं गया तो गुप्ता जी ने बहुत इजी ही मुलाकात हो गई। मैं जब किसी से कहा कि गुप्ता जी से मिलने आया हूँ, मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ, ये 86 की बात कर रहा हूँ। तो गुप्ता जी ने बुलाया मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, कहा ठीक है। अभी मेरा एक, शायद उस दौर के लोग होंगे तो उनको पता होगा, उस वक्त राजश्री वाले पेइंग गेस्ट एक सीरियल बना रहे थे और वो DD1 पे आता था। तो कहा, गुप्ता जी ने कहा कि देखिए अभी तो हम पेइंग गेस्ट में बिजी हैं, लेकिन अभी एक फिल्म शुरू करने जा रहे हैं, बाबुल। बाबुल में एक नए लड़की की ज़रूरत है, तो इसके लिए आप फिट हैं, लेकिन आप फिल्मालय में चले जाइए, ऑडिशन देना पड़ेगा। हाँ, नहीं ऑडिशन नहीं, कहा कि आप फिल्मालय चले जाइए, फिल्मालय में मेरा नाम लीजिए और एक एक्टिंग कोर्स है 2-3 महीने का, कर लीजिए। हाँ, बस इतना उन्होंने कहा। मैं चला आया और मैं फिल्मालय नहीं गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं थी, कहाँ एक्टिंग कर। मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैं जहन में बैठा हुआ था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। हाँ, वो मेरे लिए दिमाग से जा नहीं रहा था। ये कोई एक्टिंग कैसे किसी को सिखा सकता है? वो तो नेचुरल है। हाँ, मतलब वो दिमाग में चाह कि नेचुरल ही। हाँ, मुझे पता था कि जिस दिन कैमरा ऑन होगा उस दिन मैं एक्टिंग तो कर ही लूँगा, इसमें दोहराई नहीं। मुझे काम मिलने की तवक्को है कि ज़रूरत है, मुझे काम मिले। तो वो चीज़ मुझको बहुत अच्छी नहीं लगी, मैं आ गया। फिर सुभाष घई साहब उस वक्त कर्मा बना रहे थे, तो फिल्म सिटी में गया। ये किस ईयर की बात है? ये 86 की बात है। मैं उन्हीं दिनों की बात कर रहा हूँ जब बम्बई में पहली बार उतरा था। कर्मा बना रहे थे, वो फिल्म सिटी में सेट लगा हुआ था। तो मैं फिल्म सिटी चला गया। हालांकि फिल्म सिटी में उस ज़माने में
कोई नहीं जा सकता था, कोई नहीं जा सकता था। मेरा वही फंडा था, कार से जाऊंगा। फिल्म सिटी के अंदर घुस गया और ये दिलीप साहब, आपके अनिल कपूर जी, जैकी श्रॉफ, नसीर भाई, इन सबको देखने का मौका मिला। और बड़ी मुश्किल से मैंने अंदर जुनून तो था ही, मैं किसी से मिलना है, बस किसी से मिल लेना है। तो विनोद सिन्हा करके उनके असिस्टेंट हैं, हालांकि उनको अभी देखा था, उनकी एक फिल्म आई थी ये सौदागर, उसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया है। राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब के साथ एक सीन है गुलाल लगाने का। तो विनोद सिन्हा जी मिले मेरे को, तो विनोद सिन्हा जी से मैंने कहा कि अच्छा, वो सौदागर सुभाष घई वाली? हाँ, सुभाष की कर्मा बना रहे थे। हाँ, नहीं, कर्मा ही वाली सुभाष घई। हाँ, कर्मा बना रहे थे उस वक्त। उस वक्त अनिल कपूर थे, अनिल कपूर थे उसमें, और अनिल कपूर साहब, जैकी श्रॉफ और दिलीप साहब भी थे उस फिल्म में। जी। ये तो बहुत बात की फिल्म है, तो मतलब मैं तो वो कर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए, जिसमें गाना काफी पॉपुलर था। वो क्या नाम, अनुपम खेर साहब थे वो। अनुपम खेर को डॉक्टर डैंग का उसमें काम मिला था। शायद वो भी दिलीप साहब को पहली बार फेस किए थे। अभी अनुपम खेर साहब का मैं देख रहा था पॉडकास्ट में, वो बोले थे हाँ, किस तरह मैंने फेस किया। हाँ, तो वो विनोद सिन्हा साहब से मिला। विनोद सिन्हा भी देखे और बड़े अच्छे इंसान हैं। बाद में तो मैं मिला था उनसे, तो पता नहीं स्थिति उनकी बड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन उस वक्त बड़े अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अपना नंबर दो। दिलीप साहब के बेटे का, 2 बेटे हैं दिलीप साहब के, जो 1 या 2 सीन का काम है और वो मर जाते हैं, गोली मार देता है डॉक्टर डैंग आके उनको। तो इसमें एक रोल के लिए मैं आपको सुभाष घई साहब से बात करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए आप। हाँ, आप मतलब फिट हो, लग भी रहे हो, दिलीप कुमार के बेटे लग भी रहे हो। तो उन्होंने ऐसा कहा। फिर हमने सेट पे बैठे, बड़े अच्छे, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब कुछ होता है ना, कपड़ों उपड़ों से, आदमी के वेशभूषा से भी आदमी थोड़ा सोचता है कि चलो यार अच्छे घर के है, बैठे चाय वही पिलाए वाला है, चाय वही पिलाए वाला है। अब कहा कि एक अपना नंबर दे दो। तो उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन तो होता नहीं था, तो मोबाइल फ़ोन नहीं था, फिर मेरे पास लैंडलाइन नहीं था, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे। शूटिंग जैसे कल है तो 2 दिन पहले आपको बताई जाएगी, चिट्ठी तो आपको भेजी नहीं जाएगी। तो मैंने कहा सर मैं कल आऊँ आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल आइए आप। फिर गया, अगले दिन आया, तो मैं यही ढूंढने लगा क्या करूँ। तो किसी से कहा, मैंने एक पान वाले से, जहाँ पे उस ज़माने में मैं अपने इलाके से गया था, तो पान खाने का भी थोड़ा बहुत शौक था, तो वो जानने लगा था। और हर आदमी, एक बता दूं कि एवरशाइन नगर में रहता था, हर आदमी ये मुझे देख के जानता था कि मैं हीरो बनने आया होऊंगा। हाँ, तो फिल्मों में जब भी देखते थे कहते थे आप फिल्मों में काम करने आए हो या करते हो। ये अच्छा, वो स्टाइल तो आपकी है ही है। हाँ, वो जन्मजात स्टाइल बिल्डअप हो चुकी थी। तो हमने कहा यार एक फिल्म मिल गई है दिलीप कुमार साहब के साथ। ऐसे झूठ बोल दिया मैं। तो कहा अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है यार। हाँ, हमारी तो किस्मत बन गई। तो मैंने कहा यार एक प्रॉब्लम है, मुझे टेलीफोन नंबर चाहिए, कोई रिक्वेस्ट नंबर मिल जाता। तो उस वक्त स्ट्रगलर किसी ने बताया था, मैं नाम नहीं जानता, स्ट्रगलर्स रिक्वेस्ट नंबर देते थे। जैसे किसी लाला का नंबर दे दिया, भैया आप फोन आए तो दे देना, आपको 2 रुपये दे दूंगा मैं। तो वो रिक्वेस्ट नंबर उन्होंने कहा कि ठीक है ये नंबर है, आप जाके दे दो, जब आपको कॉल आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है, जाके दे आया, दे के आश्वस्त होके मैं आया। मुझे सपनों में जीने का बहाना थोड़ा मिल गया। अब ये ख्याली पूरी, ख्याली पलाव, अरे बाप रे। अब तो साहब मतलब दिलीप कुमार, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर, इनके साथ, और वो भी दिलीप साहब के बेटे का रोल। तो सारी चीज़ें थी, और वो भाग को कुछ और मंजूर था। भाग्य कुछ और मंजूर था। तो कुछ 10-15-20 दिन हो गए थे, कॉल नहीं आई थी। मैं रोज़ पूछता था जाके, कोई कॉल आई, कोई कॉल आई, कॉल नहीं आई थी। तब तक एक चिट्ठी आई घर से कि भैया बड़े भाई की शादी तय हो चुकी है और आपको घर आना है। अब देखिए जिंदगी की टर्नअप। तो मैं आ गया घर, टिकट करा के, और घर आया तो सालों रह गया। अच्छा। फिर ये भी नहीं याद कि मुंबई जाना था, क्या करना था। फिर कुछ दिनों के बाद मुंबई फिर याद आई, फिर आए, फिर मुंबई गया। फिर बड़े हादसे हुए मेरे साथ। जिस फ्लैट में रहता था उस फ्लैट से निकाल दिया गया। अच्छा, बहुत दिन रह गए तो सामान सब फेंक दिया। उस दिन उनका जो स्टाइल था, अंदाज था, बड़ा खतरनाक था। कहा कि अभी तक आप यहाँ पे हैं। मैंने कहा, डरते हुए कहा
फिल्मों में काम ढूंढ रहा हूँ मैं, बड़ा डरते हुए बोला। मुझे पता था, हाँ। मुझे पता था, तुमको देख के मुझे पता था, ये सब पता था। ऐसा है कि मैं फिल्मी लोगों को अपने पास फटकने नहीं देता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैं भी आया था कभी फिल्मों के लिए, फ्रॉडों की लाइन है। फ्रॉडों की लाइन है, गलत लाइन चुन लिए हो। हाँ, मैं उनका भी तरीका सही होगा, देखा होगा, धक्के खाए होंगे, फिर वो बहुत बड़े आदमी भी हो गए थे, लेकिन उनका अपना तजुर्बा था, उन्होंने बयान किया, कहा भैया तुमने बंबई देखी है? मैंने कहा देखा है। नहीं देखा है। मैंने कहा क्या देखा है सर आपने? मैं सॉरी ऐसा तो नहीं बोला। मैंने कहा देखा तो हूँ, जहाँ तक हो सकता है देखा हूँ। नहीं तुमने बंबई नहीं देखी है। मैंने कहा उनका कहने का मतलब कि अंदर बहुत से गोलमाल है। हाँ। तो मैंने कहा बंबई नहीं देखी है तुमने? तुमको पता है बंबई यहाँ की झोपड़पट्टी में होती है। तो मैंने कहा अच्छा, बंबई झोपड़पट्टी में होती है, तुम इस फ्लैट में रह के ऐशो आराम की जिंदगी जी के तुम कुछ नहीं कर सकते, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जहां जी में आए चले जाओ। मतलब मैंने सोचा कि इनको रहम आ जाएगा। मैंने कहा सर कहाँ जाऊंगा, मुझे कौन जानता है इस शहर में, कैसे भटकूंगा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। बाबूजी पूरे कॉन्फिडेंस में रहते थे कि खा पी रहा है, उस जमाने में 100-200 बहुत होते थे, 100-200 जेब में रहेगा। अब तो कहने का मतलब आज शाम को आऊंगा तो आप यहाँ नहीं होने चाहिए। और एक अच्छे खासे घर का लड़का, रोने लगा था मैं इमोशनल हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं निकाल दिया जाऊंगा कुत्ते की तरह। तो वो उस दिन को मैं याद करता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे निकाला गया था किसी के घर से, और शाम होते ही, शाम तक तो मैंने सोचा नहीं, तो वहाँ से मतलब सही में एंट्री नहीं दिया उन्होंने, सही में निकाल दिया? नहीं निकाल तो दिया, बोल दिया तो अब रहने का मौला, मैं शाम को आऊँ तो अब नहीं दिखनी चाहिए। हाँ। वो खड़े थे ना, तो वो उनके सामने ही रोने लगा था। मैंने कहा अंकल मैं कहाँ जाऊँगा, आप बताइए, शहर में तो कोई जानता नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब जैसे आज के दौर में तुरंत खटाखट फ़ोन लगा के कह दिए बाबूजी ये तो निकाल रहे हैं, अब क्या करें, कहीं और मेरे को शिफ्ट कीजिए। तो वो ऐसा तो कुछ था नहीं। मैं रोने लगा, हाथ जोड़ कर, मैं अंकल मैं कहाँ जाऊँगा, अब कहीं भी जाओगे ये तुम्हारा अपना मामला है, अरे मेरा अपना मामला नहीं है। हाँ, और तुम फिल्में देखते हो ना, मैं वो काला नाग हूँ जो मेरा डसा पानी नहीं मांगता, ऐसे बोले थे। तो मैंने इनका स्टाइल देख कर मैं एकदम इमोशनल हो गया, रोने लगा, आँख में से आंसू आने लगा। और एक 18-19 साल का बच्चा, मतलब क्या करे वो। तो मैं बहुत सोच में पड़ गया, अब क्या करूँ। शाम तक जाना था। उनके जितने जानने वाले लोग थे, सॉरी जितने उस फ्लैट में लोग थे, मैंने शाम को उनके आने का इंतज़ार कर रहा था, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। तो शाम को 6 बजे वो लोग आए, अपनी अपनी ड्यूटी से आए। तो मैंने उनसे कहा कि सेठ जी ने ऐसा ऐसा बोल दिया है, और पिताजी के जानने वाले हैं, फिर भी ऐसा कहेंगे, मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने कहा जब वो सेठ जी ने जब ये सब कह दिया है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। उस वक्त जेब में पैसे भी नहीं थे, कोई 75-80 रुपये थे, मतलब 75-80 रुपये बहुत थे। एक 10-15 रुपये खर्च होते थे मेरे, 2 रुपये लोकल ट्रेन का और 4-5 रुपये उसका, या टैक्सी में बैठ जाओ तो 15 रुपये खर्च हो जाते थे। तो मैं जब शाम को चारों तरफ से नकारात्मक रिप्लाई मिला मेरे को, तो मैं रात के 9 बजे अटैची बैग लेके अपना निकला। एक नौकर था जो खाना बनाता था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, और रोने लगा, बहुत चिल्ला के रोने लगा, आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे। इतना बड़ा, और उस वक्त बम्बई मतलब आप समझ जाइए बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी बम्बई। मतलब अपने इलाके सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन क्विक नहीं हो पाती थी, किसी से भी बात। और अपने यहाँ के बम्बई में लोग जाते भी नहीं थे। मैं जब बम्बई ट्रेन में जाता था ना, तो कुछ 10 उस पीरियड में ज़्यादा पूरा जो लोग भी जाते थे, पूरा आसाम बंगाल कलकत्ता वगैरह जाते थे, तो कोई जानने वाला भी नहीं था। और मतलब मैं रोते हुए, वो भी रो रहा था, मैं भी रो रहा था। मैं सोचा था कहाँ जाऊँगा, बिना टिकट कहाँ जाऊँ। ख्याल तो घर ही जाने का आ रहा था, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा। फिर नीचे उतरा तो वो जो पान वाला था गंगाराम, जिस कहा कि अरे कहाँ जा रहे हो विजय भाई। मैं उसके सामने खड़ा हुआ, मैंने कहा यार ऐसी हो गया। मतलब मैंने बोला था ना बम्बई में ऐसे ही होता है, अभी तुम बम्बई देखे नहीं हो, अभी ऐसे बहुत दौर से गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा गंगाराम भाई पैसे नहीं है, कहाँ जाऊँगा। तो ठीक है, वो पान वाला था, खोखा लगा के बैठता था। कहा ऐसा करो यहीं बैठो, मेरे घर चलो। अच्छा, नहीं एक रास्ता ऊपर वाला बंद करता है,
तो दूसरा रास्ता खोल देता है। ये कहा गया, मतलब कहावतों में कही गई है, और ये सृष्टि का नियम भी, नियत साफ है, तो रास्ता कोई ना कोई ऊपर वाला बनाता जरूर है। मतलब मेरे लिए भगवान से भी बढ़ के इस वक्त है वो, उस वक्त जब वो बोला कि आप मेरे घर चल सकते हो। बहुत छोटा है, झोपड़ी है, मुझे झोपड़ी नहीं, मैं तो स्टेशन पे सोने के सपने देख रहा था, या रोड पे सोने के, वो तो झोपड़ी की बात कर रहे थे। वो मुझे महल जैसी लग रही थी जब उन्होंने कहा कि झोपड़ी है मेरे, पान बेचता हूँ, खर्चा चलाता हूँ। और 9 बजे अपना दुकान बंद किया और फिर मेरे को अच्छा, फिल्मों में अभी कनेक्शन कुछ हुआ नहीं था? कुछ नहीं, कुछ अच्छा, नहीं। ये दूसरी बार की घटना है। वो सारी फिल्में छूट माने गई वो जो थी। पुरानी जो कनेक्शन था वो खत्म हो गई। हाँ। फिर दूसरे वाले दूसरे टर्म में जब आते हैं, उसके बाद का ये स्टोरी है। उसके बाद की स्टोरी है, जब भाई की शादी के बाद में गया था, उसके बाद की स्टोरी है। क्योंकि वो सब कनेक्शन टूट चुके थे, फिल्में बन चुकी थी और सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो मैं गया, झोपड़पट्टी में गया, और वो एक वो था, लोहे की चारपाई थी। कहा कि यहाँ पे आपको सोना है, और वो कुछ खंडहर बोल्डर पे बना हुआ घर था। हाँ, और रात को 10 बजे के आसपास उसने ऑमलेट और रोटी लेके आया मेरे लिए, वाइफ से बनवाया, और ऑमलेट रोटी खाया मैं रात को। और सो रहा हूँ, खटिया पे सो रहा हूँ, सोच रहा हूँ अपने बारे में, यार कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं, ऐसे क्या हो गया मेरे साथ यार। हम चारों तरफ खंडहर, अजीब बदबूदार सीलन, पानी गंदा सा आ रहा है। नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो सवेरे टॉयलेट वाली, अभी वो तो समस्या में आप पहुंचे। वो तो असली बम्बई तो वही थी जो आप कह रहे हैं। असली बम्बई तो वही थी मेरे लिए। तो रात को जब मैं ऐसे, शायद नींद लगी होगी, तो इतना बड़ा कोई चीज आगे सीने पे गिरा, करके मैं उठा। वो दौड़ा आया गंगाराम, कहा क्या हुआ? मैंने कहा सुअर का कोई बच्चा आया था सीने पे। करा नहीं यार, ये चूहा होता है। तो पहली बार मुंबई में मैंने देखा इतना बड़ा चूहा। मैंने देखा इतने बड़े चूहे अपने घर में, शहर में तो इतने छोटे चूहे देखे थे, यार इतना बड़ा चूहा देखा था मैंने। मेरे को बड़ी हैरानी हुई, फिर नींद नहीं आई, बैठा रहा। सुबह लाइन लगी हुई है टॉयलेट की, लंबी सी लाइन थी। तो उनको सबको अपनी प्रैक्टिस थी, जिसका जब नंबर आए तो जाएगा वो। तो कैसे भी वो भी हुआ, फ्रेश हुआ, और क्या करें क्या ना करें, पैदल अब निकले। एक जानने वाले थे, वीरेंद्र दीक्षित, पता नहीं उनसे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। उनसे कहा कि भैया मेरे को घर जाना है। पैदल ही गया, मतलब मलाड से गोरेगांव मैं पैदल गया, और वीरेंद्र दीक्षित जी से मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर 100 रुपये उन्होंने दिए थे मेरे को, और वो 100 रुपये लेके मैं फिर घर वापस आ रहे हैं। मतलब दोबारा जाने के कितने दिन के बाद? ये सारी घटना 1-2 महीने में निकाला। फिर वो पान वाले के यहाँ कितना दिन रुके? 2 या 3 दिन रुके। 2 या 3 दिन। आपका मन नहीं लग रहा था? नहीं, सर्वाइव नहीं कर पाता। सर्वाइव नहीं। टॉयलेट की परेशानी और सोने फिर की परेशानी। आगे की जर्नी? आगे की जर्नी ऐसी हुई कि फिर घर आया तो कुछ दिनों के बाद पिताजी नहीं रहे। फिर सोचा कि कुछ बिजनेस करूँगा। तो स्पोर्ट्स की एक दुकान डाली गोरखपुर में, और वहाँ के बाद एक दिन मौका मिला फिर दिल्ली जाने का। तो जब दिल्ली गया मैं, तो वहाँ पे एक अखबार पढ़ा। फिर अखबार में सिकंदर कलसी कोई फिल्म सीरियल शुरू कर रहे थे। तो सिकंदर कलसी, इनका जिक्र मैं पहले नहीं कर पाया, लेकिन इनका जिक्र करना चाहिए था मुझे। वो मेरे बम्बई के कुछ जानने वालों में से एक थे। अच्छा। तो फिर वो भी बम्बई छोड़ के दिल्ली आ चुके थे, सिकंदर कलसी। नहीं, उस समय बम्बई छोड़ के दिल्ली बहुत लोग आए, और डीडी ने बहुत चांस दिया। हाँ, तो दूरदर्शन ने बहुत चांस लोगों को दिया था वहाँ पे। तो वो जब उनका ऐड पड़ा तो उस पर नंबर भी लिखा हुआ था। मैंने मामा जी के फ़ोन से उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सिकंदर जी ये क्या कर रहे हो फिल्म? अब वहाँ तो एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ फिल्म देख रहा हूँ सीरियल बना रहे हो आप। तो वो हंसने लगे, कहे कि नहीं डीडी में एक डाला हुआ है, मैंने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आप कहाँ से हो, कैसे नंबर मिला? हमने कहा आपका ऐड देख रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। तो ठीक है, आ जाओ पश्चिम बिहार, मेरे ऑफिस में आ जाओ आप। हाँ, तो मैं गया और बैठा। तो कहा कि यार तुम्हारे लिए एक रोल है, ललन तिवारी का। अच्छा। हाँ, मतलब पहला रोल का इनॉग्रेशन वहाँ से हो रहा है, आप अभी केवल देख घूम रहे थे। हाँ,
अब देखिए किस्मत कहाँ से, बम्बई में आप पूरा स्ट्रगल किए। लेकिन ये भी फाइनल नहीं था। हाँ, अभी अभी भी फाइनल नहीं, लेकिन फाइनल यहाँ नहीं पे था। भी हाँ। कहीं यार तुम पे एक रोल फिट होता है। हम्म। लेकिन ये रोल मैं रामेश्वर पारवे को दे चुका हूँ। रामेश्वर पारवे आज तक नाम वो याद है, ये इस बात को 30-35 साल हो गए लेकिन नाम भी याद है, वो रामेश्वर पारवे को दे चुका हूँ। लेकिन इसमें तुम फिट बैठते हो क्योंकि तुम्हारा जो यूपी बिहार का जो टोन टच- है, लहजा है। क्योंकि जो विलेन होता है वो मिनिस्टर का होता है, बिहारी मिनिस्टर का बेटा होता है और वो ऐसे कॉलेज में दंगे करता है। तो मैंने कहा कि अजीब इंसान हो यार, फिट मैं हूँ, दे किसी और को दे दिया है। दोस्त था तो बोलने का हक भी था मेरे को। मैंने कहा कि यार अजीब फिट मैं हूँ, दे रहे हो किसी और को। कर नहीं ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि ये स्क्रिप्ट है और इसको याद करके और एक बार ऑडिशन दे दीजिए। और फिल्म लाइन में ये सबसे बड़ी बात है, आप बेटे हों या दोस्त हों, आपको एक्टिंग आती है तो लोग काम देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो वो मैं कहा कि ठीक है, पश्चिम बिहार में गया, एक पार्क में याद करके आया और लल्लन तिवारी के अंदाज को मैंने जो चेंज किया वो चीज़ उसको अपील कर गई और उन्होंने कहा कि आप ये रोल कर रहे हैं। कहा क्या किया? तो मैंने कहा कि ये जो करेक्टर है लल्लन तिवारी अपना इंट्रोडक्शन खुद देगा। कहा अच्छा कैसे? तो मैंने कहा ऐसे तिवारी लल्लन तिवारी नाम है मेरा, अच्छा। लेकिन ये नाम है बहुत खतरनाक। मैंने इस तरह बोला, ऐसे मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर डायलॉग्स करूंगा जहां भी जाऊंगा। अरे वेरी गुड, उनको अच्छा लगा जो भी हो। हाँ, तो वो लल्लन तिवारी वाला जो रोल था गुनहगार कौन में, वो मुझे मिला। और ये कुछ उस दौर में डीडी पे 12 या 13 एपिसोड के सीरियल होते थे। हाँ। तो वो थोड़ा बहुत दिल्ली या आसपास के लोग जान गए कि ये लड़का दिल्ली में है। नहीं, आर्ट वाले लोग तो जान ही गए होंगे, क्योंकि दिल्ली में तो ज़्यादातर जो है एनएसडी का ही ज़्यादा प्रेशर था। वहाँ के लड़के लेकर के सीरियल बने, उसी पीरियड में सभी लोग जो है आगे हाँ, उस बढ़ते वक्त सिग्मा भी बन रहा था और उस वक्त तुरंत शाहरुख खान भी जाके तुरंत ही स्टार बने थे। वो भी दिल्ली से गए थे। जैसे उन्होंने दिल्ली में दरिया दिल किया था, फौजी किया था कर्नल कपूर साहब के साथ। और कर्नल कपूर के ऑफिस में मैं भी गया हूँ, वहीं से उनको ब्रेक मिला था, चांस मिला था। तो दिल्ली में आपके आलोकनाथ जी, वो भी दिल्ली से ही थे। वो भी एनएसडी से। एनएसडी से। और दिल्ली में खूब काम किया था आलोकनाथ जी ने, खूब काम कर रहे थे ये लोग। और दिल्ली जो था, सीरियल का बेस जो है वो दिल्ली ही था। बॉम्बे ने तो बाद में अडॉप्ट कर लिया ना, बाद में ले लिए लोग, जैसे मिर्जा साहब वगैरह वहाँ जब वो एंट्री हुई है तो वो सब बनाने लगे वहाँ। जी जी जी, सईद मिर्जा साहब। सईद मिर्जा साहब। तो मतलब दिल्ली ही सीरियल के लिए दिल्ली था, फिल्मों के लिए बॉम्बे, सीरियल के लिए दिल्ली, ये था। तब तक उसकी एंट्री हो गई थी। सबसे पहले तो रामायण ने इंट्रोडक्शन कर दिया ना। हाँ, रामायण। हाँ, और तो फिर वो छोटे पर्दे पे तहलका मचा उसी से। तहलका मचा था। और सब डीडी के ही शो थे, सब सारे शो डीडी के ही थे। तो और सब दिल्ली में ही होता था। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद मेरे को एक जादूगर सीरियल मिला। जादूगर में डायनामिक रोल था, बहुत ही ज़बरदस्त रोल था। कुछ है याद उसमें? क्या कौन सा डायलॉग फेमस था या कुछ कहानी? हाँ, उसमें था कि साइकिक विलेन था वो। ऐसे करता है, हाँ। लाफिंग बहुत ऊंचा करता हूँ। मैंने आमिर खान की जो वो गजनी आई थी, उस तरह का साइको का कैरेक्टर था। फिर लाफिंग कर रहा हूँ। फिर सामने वाले जो मेरे चमचे थे, कोई देख के हंसा कि बॉस हंस रहा है। फिर हंसते हंसते हंस रहा हूँ, मारा थप्पड़ के। फिर कोई नहीं हंसेगा, कोई फिर सन्नाटा छा गया। नहीं हंसेगा। हाँ, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जब हंसता हूँ मुझे ऐसा लगता है वो हरामज़ादा भी कहीं ना कहीं हंस रहा होगा, इसलिए कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा। इस चीज़ को लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब दिल्ली में मुझे कहीं भी जाता था, जो सम्मान मिला, जो प्यार मिला, मतलब ये सब देख के
और दिल्ली एक ऐसी जगह है दिल्ली की जहाँ पे एक्टर को बहुत इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। शायद दिल्ली में जब मैं काम करता था, मैं सत्यवती कॉलेज में शूटिंग कर रहा था गुनहगार कौन की, और वो जो मेरा बॉडी लैंग्वेज था, हाँ, तो उसको देख के लोग तालियां बजाते थे, क्लैपिंग करते थे। तो दिल्ली में वो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत किया। फिर कहा कि आप ये दिल्ली में आप मत। चलिए, छोटे पर्दे में तो एंट्री हो गई, उसमें कौन कौन से सीरियल जिसमें मुख्य तौर पे है? दिल्ली में ज़्यादा काम नहीं किया मैंने, क्योंकि नहीं, छोटे पर्दे के सीरियल्स, जो अब तो प्राइवेट चैनल भी आ गई थी उस पीरियड में, तो आपने जो मशहूर हो, जो फेमस हो, उसका कुछ बता दीजिए कि बम्बई जाने के बाद सीआईडी किया। सीआईडी में बड़े अच्छे अच्छे रोल किए मैंने, हर अच्छा, महीने पार्ट वाली जो हाँ, हर मैं नेगेटिव रोल करता था। हालांकि उस पुलिस वाले तो सब फिक्स होते हैं उसमें, हाँ, वो तो कर नहीं पाता मैं। तो वो आपको चेंज कर करके हाँ, कैरेक्टर, वो तो हमको मिलता नहीं, लेकिन एक दो वो कब एपिसोड। की बात है, किस ईयर की बात है? ये 2000 के बाद की बात है। अच्छा, 2000 की बात की बात। बहुत सारे एपिसोड किए। फिर मुझे चिड़ियाघर मिला। अच्छा, चिड़ियाघर में वो एक ऐसा सीक्वेंस था कि मेरा नाम बिरबल है क्योंकि मैं बिरबल की तरह सोचता हूँ। तो वो तकिया खलाम था, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। तो वो शो चलता रहा चिड़ियाघर, जो आपके सब टीवी पे था। काफ़ी नामी रामी राजेंद्र गुप्ता जी भी थे उसमें, बड़े फरेश जी भी थे, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसमें। बाद में शो बंद हो गया। फिर वीर शिवा जी किया मैंने। फिर मौरानीपुर नरेश, जो मेरे ख्याल से झांसी के आसपास मौरानीपुर है, तो झांसी की रानी में मैंने ये शो किया। तो शो चलते रहे, लेकिन जिस नाम की मुझे तलाश थी वो अभी तक नहीं, उस पीरियड में एक चीज़ और है, 2000 के आसपास जो है एल्बमों का भी, जो है हिंदी एल्बमों का और अदर एल्बमों का बहुत ही जोर रहा। तो क्या कुछ एल्बम के भी ऑफर आए थे का? नहीं, एल्बम के लिए मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। मुझे नहीं, तो उस समय पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी होगी, एल्बम लायक होगी। मैं बेसिकली एक्टिंग ही फोकस करना चाहता था। और मुझे आज भी मज़ा आता है कि मैं एक्टिंग ही करूं। मुझे लोगों ने कहा भी था कि यहाँ ट्राई करो, वहाँ ट्राई करो, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, एकदम नहीं किया। मैं सीरियल पे फोकस करता था, क्योंकि सीरियल में क्या था कि शाम तो एक टाइम होता था, आपका पैकअप हो जाता था। एक ऑफिस की जैसे ड्यूटी होती है ना, कि आप सुबह 9 बजे निकले और रात के 9 बजे घर आ गए। और फिर महीने में या सॉरी ये 60 दिनों में आपको पेमेंट मिल जाती थी, चेक मिल जाता था, वो लेते थे। और एक आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, और हम सोच रहे थे कि सारा ये आराम की ज़िंदगी जो जी रहे हैं, इसमें क्या डिस्टर्ब करना, इधर उधर हाथ पैर मारना, चलता रहा। लेकिन ये जो अब वो चलती रही, तो फीचर फिल्म में कभी एंट्री हुई कि नहीं? कोई ऐसी फिल्म में आपने हॉलीवुड का, बॉलीवुड का या हॉलीवुड का कहीं पे एंट्री हुई हो, या कुछ छोटे छोटे शॉट्स? मैं भूल गया, क्योंकि वो उस चीज़ का जब 2000 में जब दोबारा जब दिल्ली से मैं बॉम्बे गया ना, तो फिर मुझे पहली जो फिल्म थी वो शहीद ही मिली थी। सनी देओल साहब थे, आपके बॉबी देओल जी थे, गुड्डू धनोआ साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे। और नहीं, उस पीरियड में तो शहीद कई लोगों ने हाँ, तो वही तो ट्रेजेडी हुई हमारे साथ भी। हाँ। तो फिल्म मिली, तो फिर उत्साह आया कि चलो इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हैं, सब कुछ इतना बढ़िया होने लगा। और करीब करीब हमने 40 दिन तक शूटिंग की थी, थ्रू आउट रोल था उस फिल्म में। आज भी उस फिल्म को देख सकते हैं। गेटअप थोड़ा सा अजीब सा है, कि पगड़ी उगड़ी उस ज़माने के, और कुर्ता पजामा झोल झाल टाइप का ड्रेस था, दाढ़ी रखी थी। दाढ़ी तो अभी फ़िलहाल अभी फिर से रखना शुरू किया है, पहले तो रखता नहीं था मैं। तो लोगों ने इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन शायद वो फिल्म चलती तो फ़ायदा होता। उसके बाद गुड्डू धनोआ साहब ने भी कोई फिल्म नहीं बनाई। तो जब मैं जिस शहीद में काम कर रहा था, राजकुमार संतोषी जी भी कर रहे थे अजय देवगन को लेके, वेद गांधी भी कर रहे थे आपके सोनू सूद को लेके, और भी कई 4-5 शहीद बन रही थी उसमें। तो और सबको रिलीज एक साथ ही करना था, सबको एक दूसरे से फ़ोन पे पता करते थे कि आपकी कितनी बनी, तो आपकी, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं उस वक्त सेट पे था। हाँ, तो सब एक दूसरे से पता करते रहते थे कि आपकी कितनी बनी है। उनकी शूटिंग हो रही थी पूना में, ये शूटिंग हो रही थी, मतलब ये था कि सबसे पहले रिलीज कौन करेगा, रिलीज कौन करेगा, ये चक्कर था। हाँ, तो ये सब होता रहता था। और फिल्म बनी तो वो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत, राजकुमार संतोषी जी की फिल्म चली भी, बाकी फिल्में फ्लॉप ही। बहुत अच्छी तरह बनाई थी धर्म जी ने फिल्म को, बहुत पैसे खर्च किए थे, पूरा पंजाब बनाया था चांदीवली स्टूडियो में। मतलब इतना बड़ा महंगा सेटअप,
मैंने शायद ज़िंदगी में नहीं देखा। पूरा पंजाब, हर चीज़, भगत सिंह का घर, गांव, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए इलाहाबाद का वो जिस पार्क में उनको गोली लगती है, वो वही सब पार्क बनाया। कुछ, मतलब धर्मेंद्र साहब ने उस फिल्म में दिल खोल के, बॉबी जी लगते भी थे भगत सिंह टाइप का स्टाइल। आज भी देखिए तो बॉबी देओल जी लगते भी थे भगत सिंह, हमको देख के लगता था ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। गाने भी बड़े एनर्जेटिक थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, आज़ादी को चली बयाने, दीवानों की टोलियाँ वगैरह, जेल वगैरह का सीक्वेंस वगैरह, और बहुत खर्चा किया था उस फिल्म पे। मतलब गर्व होता था कि हाँ हम इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। फिर उसके बाद कौन सी फिल्म मिली? और शहीद के बाद मैंने, राम गोपाल वर्मा जी बड़े बहुत अपना नाम कमा रहे थे। सत्या आ चुकी थी राम गोपाल वर्मा जी की, मनोज वाजपेयी बहुत बड़े स्टार हो चुके थे। नहीं, उसमें मिली थी, छोटे मोटे रोल मिले थे। नहीं, छोटे मोटे तो नहीं, अच्छा रोल मिला था। अच्छा। राम गोपाल वर्मा जी के कैंप में मुझे एक फिल्म मिली जिसको राम गोपाल वर्मा डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, उसको डायरेक्ट कर रहे थे रोहित जुगराज करके, जेम्स। क्योंकि राम गोपाल वर्मा ने उस वक्त एक महाडा में ऑफिस डाली थी जिसका नाम था द फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब होता था फिल्मों की फैक्ट्री। एक साथ 20 फिल्में बन रही हैं, 25 फिल्में बन रही हैं, कहीं बॉक्सर बन रही है, कहीं नहीं, उस पीरियड में जो 2000 का जो टाइम था, उस पीरियड में फिल्में सबसे ज़्यादा आपके सेंसर हुई हैं और सबसे ज़्यादा बनी भी हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ऐसा क्या है, क्या वो फिल्मी दुनिया में कि नहीं, अंदर ही के लोग अंदर काम कर रहे हैं, बाहरी लोग कोई नहीं कर रहे हैं? कुछ इस तरह की आपने देखा है, आपको महसूस किया? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ। देखिए, जाहिर सी बात है, हर आदमी अगर स्टार, देखिए काम तो मिलेगा आपकी सलाहियत पे, आपके टैलेंट पे, इसमें तो दो राय नहीं। नहीं, काम अगर पहले बार मिल भी जाता है तो आगे चलने की गारंटी तो आपके टैलेंट करेगा। उसको तो जनता को ही तय करना है, पब्लिक को ही तय करना है। तो ये जो कुछ भी आरोप लगता है ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा यार, अमित जी जैसे महान आदमी, अब अभिषेक जी भी अच्छे एक्टर हैं, मतलब अच्छी एक्टिंग करते हैं अभिषेक बच्चन जी भी, लेकिन वो अपना करियर नहीं बना पाए ठीक से। बाद में फिरोज़ खान साहब के बेटे आए, फरदीन खान साहब, फरदीन खान भी अपना करियर नहीं बना पाए, वो भी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। बोनी कपूर साहब के बेटे हैं, अर्जुन कपूर जी हैं, वो भी अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से आके नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टार बन जाते हैं, मनोज वाजपेयी स्टार बन जाते हैं। तो ये नेपोटिज्म का जो कुछ भी है ना, ये एक बेकार की बात है। आपको काम नहीं मिला, अब मुझे काम नहीं मिला, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है फिल्म लाइन में, तो मैं, भाई जाहिर सी बात है, आप पॉलिटिशियन हैं तो आप चाहेंगे कि हमारा बेटा हमारे बाद MLA बने, MP बने, जो भी बने। तो एक बहुत उतनी बात गले के नीचे नहीं उतरती है सारी बात। ये बताइए कि मायूसी एक शब्द आता है जो इतने स्ट्रगल करने के बाद में उतनी कामयाबी नहीं मिल रही थी। जी जी। तो आप क्या उस समय महसूस हो रहा था कि फिल्मों में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उस पे आप बताइए कि फिर उससे रोजी रोटी का भी एक जरिया था कि रोजी रोटी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। उतनी बड़ी बड़ी रोल तो नहीं मिले थे। जी जी। क्यों सोचें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो मैं इसी बात का कायल रहा हूँ कि फिल्मों को छोड़ने का ख्याल मेरे दिल में कभी नहीं आया। मतलब एक पैशनेट थे तो थे। आज भी है, आज भी है। हाँ। आज भी है, काम की भूख आज भी है। आज भी सेट पे जाता हूँ तो बस शुरू हो जाता हूँ, और बस क्या है, लाओ जल्दी से बताओ, ये वो करके मैं, और वो जुनून हर रोल में करीब करीब, जबकि आजकल मैं भोजपुरी करता हूँ। ऐसे ही ज़िंदगी कट रही थी, तो क्या मज़े में कट रही थी कि लग रहा था कि नहीं बोझ बना हुआ है ज़िंदगी? नहीं, बोझ नहीं बना हुआ है। मैंने कहा ना कि वो अभी जावेद अख्तर साहब के साथ से मैं मुँह से मैं सुना हूँ कि ये क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो अभी मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, सीख ही तो रहा हूँ, फिल्म लाइन में एक्टिंग सीख रहा हूँ, इमोशन आ रहे हैं भाई। 86 से और आ गया 2017-18, यहाँ तक सीख ही रहे थे और सीख ही रहे हैं, और शायद आगे भी लाइफ में सीखना ही है, ज़िंदगी पर तो सीखना ही है। और एक्टिंग तो एक समंदर है। और देखिए, एक मतलब एक ज़मींदार परिवार का आदमी मुंबई में घर से निकाल के फेंका गया, तो वो इमोशन कहाँ से लाता? मैं अपने तरफ तो लाता नहीं। नहीं, एक चीज़ और आती है कि पिताजी जब ख़त्म हो गए तो फिर आपके सपोर्ट में कौन कौन लोग थे कि आप अपना सर्वाइव कर रहे थे? सपोर्ट में देखिए यही था कि
बड़े भाई परिवार के लोग एतराज़ नहीं करते थे कि भैया आप मत कीजिए काम। मतलब वो लोग एक्सेप्ट कर लेते ये मेरा भाई हीरो है। हाँ बस वो उतना सपोर्ट था। और गांव के लोग आज भी हीरो ही कहते हैं लोग। हाँ तो क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जब मैं बम्बई गया था तो लोग चारों तरफ से मुझे हीरो ही बुलाते थे। हाँ। तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। गांव के लोग भी हीरो बुलाते थे, शहर तमकुही रोड के लोग भी हीरो बुलाते थे, चारों तरफ हीरो हीरो। कहीं रिश्तेदारी में जाता था तो हीरो बुलाते थे, तो हीरो हीरो। नहीं, स्टाइलिश तो आज भी रहते हैं। उम्र तो अच्छा खासा हो गया फिर भी स्टाइलिश। आपका वो हीरो वाली जो हीरोपंथी जो जा नहीं रही है। नहीं वो तो बस मैं देव साहब की एक बात याद आती है। देव साहब से मैं एक बार मिला था, बहुत वृद्ध हो चुके थे देव साहब। तो एक ब्रजेंद्र गौर जी हैं, लखनऊ के बहुत बड़े राइटर, उनके बेटों से मेरी दोस्ती है। तो लखनऊ से ही थे, तो इसलिए मैं जानते थे लोग मैं लखनऊ से ही हूँ, तो वो लोग मेरे दोस्त हो गए। तो ब्रजेंद्र गौर जी ने बड़ी हिट फिल्में लिखी हैं, राजेश खन्ना के लिए फिल्में लिखी हैं, राजश्री के लिए फिल्में लिखी हैं। तो ब्रजेंद्र गौर जी के बेटे एक राजेश गौर जी हैं, वो भी जर्नलिस्ट हैं। तो कहा कि आप किसके बहुत बड़े फ़ैन हैं? मैंने कहा राजेश खन्ना और देवानंद जी के बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। देव साहब की स्टाइल, अंदाज, बोलने का डायलॉग वगैरह मुझे बहुत अडॉप्ट करना चाहता हूँ और बड़ा मज़ा आता है। तो देव साहब से मिलवाया था। देव साहब ने मेरे को देखा, अच्छा है, स्टाइल है, बढ़िया है, ठीक है, एक्टर को ऐसे रहना चाहिए। तो कहा कि देखो एक्टर में सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं आपको लोग जान जाए कि आप एक्टर ही होंगे। ये देव साहब के शब्द हैं ये। तो वो आपको एक तरह से प्रेरित किया। हालांकि ये प्रेरणा तो मैं ये शुरू से ही अंदर से एक नहीं ये लाइफ स्टाइल की बात है। हाँ, तो वो चीज़ थोड़ा ऐड हो गया और ऐड हो गया। मुझे लगा कि मैं जहाँ पे जिस ट्रैक पे हूँ बिल्कुल सही हूँ। जिंदगी से प्यार करेगा, वो मेंटर रहेगा, स्टाइल में रहेगा। कि आप भोजपुरी में बड़ा नाम कर रहे हैं और भोजपुरी की शुरुआत कैसे हुई और उसकी जो है चाशनी आपको कैसे मिली, थोड़ा उस पर अपना तजुर्बा बताएं। वही क्या कहा जाएगा इसको, बस तकदीर का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा, पेशानी पे जो लिखा होगा वही रास आएगा। तो ये शुरू करता हूँ मैं। नहीं एक चीज़ और है, आप भोजपुरी जो फिल्मों में आए, लेकिन उससे पहले तो ये सुनने में आया, मुझे पता लगा सूत्रों से कि आप भोजपुरी को बहुत अच्छे से नहीं लेते थे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, उसका वजह क्या थी? इमेज नहीं थी बम्बई में, इमेज नहीं थी। हालांकि ये वहाँ पे मैं गलत था। कुछ भोजपुरी को इस तरह से दिखलाया बताया जाता है, या हिंदी के एक्टर्स वगैरह आपको इस ऐसे ट्रीट करते हैं, अबे ऐसे क्या है, भोजपुरी का हीरो है क्या, ऐसे क्यों कर रहा है? तो ये सब चीज़ें नहीं ये तो हमारे हिसाब से एक इंसानियत तौर पे भी ये देखने को मिलता है कि जो यूपी बिहार के लोग जाते हैं तो वो लोग कहते हैं अरे भैया हो का, हाँ भैया मेरे साथ, या बिहारी हो का, ये शब्द बोला जाता है। लेकिन तो उसी तरह भोजपुरी इंडस्ट्री को भी बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी का मतलब आप कॉफ़ी डे, लोखंड वाला या कहीं पे भी कहीं खड़े हों तो पता चले कि आप फिल्मों में काम करते हैं, तो लोग कहते हैं भोजपुरी के एक्टर जैसा तो लग रहे हो, मतलब नीचे गिराने की बात करते हैं। मतलब ये जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब भोजपुरी में जैसे मतलब चाहे निरहुआ जी हैं, चाहे दिनेश लाल निरहुआ जी हैं, चाहे रवि किशन जी हैं, चाहे खेसारी लाल जी हैं, चाहे पवन सिंह जी हैं, क्या नाम बनाया, क्या नाम कमाया है। आप देखिए मनोज तिवारी जी हैं, सॉरी मैं इनका नाम भूल गया, ये भोजपुरी को दोबारा जीवन दान इन लोग देने वाले हैं, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी। और क्या मतलब लोग मतलब सबसे ज़्यादा सांसद तो भोजपुरी के हैं, मतलब कितना पॉपुलैरिटी है आम और इसका असर जो है हिंदी फिल्मों पे पड़ता है। भोजपुरी के जो सब्सक्रिप्शन है, जो टीआरपीज है, वो भोजपुरी जब खींच ले रहा है तो वहाँ के स्पेस नहीं मिल रही है हिंदी। आज भी देखिए वो गाना जो है आपके पवन सिंह जी का कि लॉलीपॉप लागेलू, नहीं वो भी अभी जो उसमें जो स्त्री 2, हाँ उसमें तो गाया इन्होंने गाया और उसके वजह से फिल्मों की बहुत टीआरपी मिली और बहुत ही पसंद किया गया। और उसमें एक चीज़ और है, देखिए वो वरुण धवन वो भी खेसारी को लेकर के गाना किए हैं हिंदी में। तो उन लोगों को टेस्ट लगा कि इस ऑडियंस को हम पकड़ना है तो भोजपुरी के लोगों को लिया जाए। ये जो 4-5 नाम है, ये लोगों ने लोहा मनवा दिया है अपना। हाँ, लोहा मजबूर किया कि आप हमें लीजिए। चाहे पवन जी हो, चाहे रवि किशन जी हो, इन लोगों ने बताया है कि देखो हम क्या है।
मतलब मैं गाना ये गाना जो है कई मिलियन में खुद खट से जाता है। मैं बॉम्बे में उसमें WJ मैरियट में एक डिस्को है एनिग्मा, जहाँ पे मैं कभी कभी जाता था। तो पहली बार मैंने सुना कि जिला टॉप लागेलू, लॉलीपॉप लागेलू, और डैक डैक लोग नाच रहे हैं। अब बताइए, उसका राइटर को आप भी जानते हैं। हाँ, ये अपने जाहिद अख्तर जी हैं, जो आपके ये अभी अभी उनका ये गाना गाना महमूद आलम जी की एक फिल्म का बड़ा हिट किया है। मतलब इतने तितली शहर वाला गाना, मतलब ये ऋचा दीक्षित जी को लोग तितली गर्ल बुलाने लगे हैं। हाँ, इतना पॉपुलर हुआ है ये गाना। उसी जाहिद अख्तर साहब का 10 मिलियन लगभग सब्सक्रिप्शन चला गया उस गाने, चला गया है, और बहुत बड़ा हिट। तो भोजपुरी ने तो बहुत बड़ा मुकाम बना लिया है, बहुत बड़ा मुकाम। आपका एंट्री कैसे हुआ भोजपुरी में? भोजपुरी में हमारा एंट्री, अब आप सवाल कर रहे हैं तो हमें उनका नाम, भाई उससे भागते थे तो सवाल तो करना पड़ेगा। मुझे उनका नाम लेना पड़ेगा भाई। तो ये नाम तो यही है कि भोजपुरी में मुझे लाने वाले हमारे सामने बैठे हैं मंजूर आलम जी, और इनके छोटे भाई डायरेक्टर थे महमूद आलम जी, प्रोड्यूस ये कर रहे थे। डिजी मैक इनका ये टेलीफिल्म से ये फिल्म था। और पहली बार मुझे भोजपुरी में, अब मेरी उम्र क्या है मैं लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन इन्होंने मुझे हीरो बना दिया। दो गाने और डांस करना, फिर एक्शन करना, फाइट करना, मतलब मेरे जितने एक सपना लेके आदमी जाता है ना इंडस्ट्री में कि मैं गाना गाऊंगा, डांस करूंगा, फाइट करूंगा, सब सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उस रोल में मुझे आप भाइयों ने दे दिया। और मेरा एक तरह से नहीं, वो अनुभव कैसा रहा पहले हम कमाल का था भाई। आपके लोग तो ऐसे भी, मुझे तो कहने की बात नहीं है, आपके छोटे भाई महमूद जी पूरा नाम कमा रहे हैं, बॉम्बे तक तहलका मचाए हुए हैं, आप अपना तहलका मचाए हुए हैं, मकसूद जी भी अपना तहलका मचाए हुए हैं, सब लोग अपना अपना एक मुकाम है। ये कहने की बात नहीं है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। नहीं, जब जो आपके दिमाग में जो चल रहा था भोजपुरी के लेकर के, तो वो मिथ्या जो टूटी कि नहीं टूटी? नहीं, ये मिथ्या बिल्कुल टूटी है। मैं तो कह तो रहा हूँ, आज तो मैं सबको कह रहा हूँ ना भाई, भोजपुरी तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे बॉम्बे से फ़ोन आते हैं, हिंदी फिल्मों में काम ही नहीं है, 2-4 स्टार हैं, वो अपनी टीआरपी कायम करने के लिए अपना प्रोडक्शन बना लिया, बनाते हैं। और ओटीपी के लिए तो आज भी एक्टर सोचता है कि क्या यार, थिएटर में जाने के लिए आज भोजपुरी फिल्में ही आपको थिएटर तक ले जाती हैं या टीवी तक ले जाती हैं। मतलब मेरे पास इतने कॉल आते हैं कि यार तुम उधर जमे हुए, यार हमको बुलाओ, काम नहीं है, बर्बाद। अच्छा, भोजपुरी में अभी तक कितने आपने फिल्मों में काम किया है? देखिए, भोजपुरी में 5 फिल्में तो मैं आप ही लोगों के बैनर की कर चुका हूँ। सौगंध बामरत सुहाग के, दिलदार दुल्हा, देखो मगर प्यार से, बलमा बड़ा नादान 2, अभी भाग्य लक्ष्मी, तो 4-5 फिल्में तो यही कर चुका हूँ। रोल किस तरह के ऑफर आ रहे हैं? रोल मतलब हर तरह के काम करने का मजा, मतलब काम जो दिल में ख्वाहिशें थी उसको। रिश्तों का बंटवारा आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त हिट रही है। दिनेश लाल यादव जी के बड़े भाई का रोल किया है, वो भी फिल्म है। बाकी महमूद जी की 2-3 फिल्में अभी यूट्यूब पे आ ही गई हैं, दिलदार दुल्हा, सौगंध बा हमारा सुहाग के, तो बाकी टीवी पे ही हैं। तो हर तरह का रोल है, बड़े भाई का रोल है, हीरो का रोल है, विलेन का रोल है। मतलब अभी जो मैं एक फिल्म किया हूँ अपने अनिल उपाध्याय जी के साथ, अजब दुल्हे की गजब शादी, यही नाम है। नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो मैं भूल जाता हूँ। अजब दुल्हे की गजब शादी, मतलब एक पुलिस इंस्पेक्टर एक हीरोइन के मर्डर की तहकीकात करता है, उस घर में 20 लोग हैं, मर्डर मिस्ट्री है, और उस रोल में जो घूम के जो मैं तहकीकात करता हूँ ना, उसका एक जो जर्नी है उसमें हर वेरिएशन है। अच्छा, तो ये एक चीज़ है, वो वेरिएशन जो चीज़ भी है, लेकिन एक आपका मदर टंग तो भोजपुरी है। जी। तो अब जो है भोजपुरी में बात करना फिल्मों में, उसका जो फीलिंग्स था वो कैसा महसूस होता है कि अब हमें लग रहा है कि नहीं चलो कुछ भी हुआ, लेकिन आज मदर टंग पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो है एक भाई गर्व तो लगता होगा, लेकिन आपका फीलिंग क्या है वो बताएं। बहुत गर्व फील होता है। मैं अपनी भाषा के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी भाषा के लोग मुझे पहचानने लगे हैं थोड़े बहुत, और बहुत गर्व फील होता है। और वो कहावत है ना कि
घर में छोरा और नगर में ढिढोरा। हाँ काम मिलना था इधर, मैं गया था उधर। तो ये बात बात पे हंसने की मेरी आदत है, अपनी खिल्ली उड़ाता रहता हूँ मजा लेने के लिए, लेकिन ये नहीं नहीं चीज़ नहीं थी। वो खिल्ली की बात नहीं है, आप सच्चे दिल से हैं, साफ दिल से हैं। हाँ। इस वजह से मैं ये कहूंगा तो कि ये कहावत आपकी चरितार्थ हो गई, हाँ, घर में छोरा नगर में ढिढोरा, काम मतलब मिलना स्क्रीन था। पे जो बड़े सिनेमा हॉल तो के आप ही स्क्रीन लोग पे हैं, उसके जो भी है आप लोग लाए नहीं, थे। हम नहीं है, वो सब डेस्टिनी होती है हर आदमी की, जो है कौन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और कैसे वो आगे बढ़ेगा, वो हम किसी पे आदमी पे नहीं कहता हूँ। वो डेस्टिनी होती है, एक ईश्वर होता है जो हर चीज़ को अपने धागे में नचा नचा करके वो नाटक कराता है। और एक चीज़ मैं और भी आपके दर्शक लोगों को बताऊंगा कि मतलब इस फिल्म में मतलब इस तरह काम दिया मंजूर आलम साहब ने, महमूद इनके भाई ने, कि जैसे कि आपको थाली में परोस के दे दिया कि लीजिए अब आप ये कीजिए। मतलब जिस काम के लिए मुझे डोर टू डोर ऑफिस में जाना पड़ता था, वो काम घर बैठे। चलिए अब अंत में मैं एक सवाल पूछूंगा कि आगे की आपकी प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग क्या है? जैसे 30 साल पहले कोई प्लानिंग नहीं थी, चलता रहा। अभी भोजपुरी फिल्मों का दौर चल रहा है। ये अभी कब तक आने वाली चलेगा? फिल्में हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? अभी आने वाली फिल्म बलमा नादान सुपर हिट जा रही है। हाँ। तितली का गाना सुपर हिट हो रहा है, इसको देखिए आप लोग। हाँ, उसके पहले अभी भाग्य लक्ष्मी करके आ रहा हूँ, तो ये आने वाली फिल्म है। बाकी मेरी फिल्म ये किसके साथ चल रही है? भाग्य लक्ष्मी महमूद आलम जी की ही फिल्म है। बलमा नादान भी महमूद आलम जी की ही फिल्म है। तो एक तरह से जो आपके दिल में जो ख्वाहिशें थीं वो अभी आधी अधूरी है या फिर उसकी जो है ख्वाहिशें ख़त्म हो गई है या नहीं, कुछ? हाँ, मैं मर जाऊंगा उस दिन, ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएंगी तो मैं और भी बेहतरीन करना चाहता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि जो मैं सोचता हूँ करीब करीब ऐसा काम मुझे भोजपुरी में मिल रहा है। चलिए दोस्तों, आज हमारे साथ थे विजय महादेव गोस्वामी जी, और इनसे बातचीत हुई जो फिल्मों का सफ़र है, किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। अभी इनसे आगे भी बात करेंगे, जो अच्छी अच्छी फिल्में लेके आएंगे। तो अब हम जो बातें करेंगे उनके जीवनी पे नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे उनके फिल्मों पे। और इतने अच्छे इंसान हैं, और ये हमेशा हम लोग तो बड़े भैया हम लोग के हैं, और हम लोग हमेशा हीरो ही कहते हैं। और हम लोग डायरेक्टर तो हम लोग कुछ आती नहीं है और ना प्रोडक्शन आता है, लेकिन कोशिश हम लोग करते हैं कि नहीं, ज़िंदगी जिया जा रहा है तो इतिहास में बना रहा जाए। और ये जो फिल्मी और जो वीडियो की दुनिया है, ये एक तरह से इतिहास बन रही हैं, और सब आदमी को एक तरह से मर जाएगा लेकिन वो चीज़ें यादें रह जाएंगी। और इसी के साथ हम विजय महादेव गोस्वामी जी से विदा लेंगे। और आप हमारे स्टूडियो में आए, डिजीमैक टेलीफिल्म पे पॉडकास्ट हुआ आपका बहुत बहुत आभारी हम रहेंगे। और आगे जो है आपसे फिर मिलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आपके दर्शकों को फिर एक बार दोबारा नमस्कार। ठीक है, हमारा ये जो भी है संघर्ष की कहानी है, ये जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।